बहुत पुराने समय की बात है, जब भारतवर्ष के एक सुदूर प्रांत में राजा विक्रमादित्य का राज था। उनका राज्य समृद्धि से भरा था। सोने की फसलें लहलहाती थीं, नदियां मोतियों सी चमकती थीं और प्रजा के चेहरों पर संतोष की मुस्कान थी। लेकिन राजा के मन में एक कसक थी जो कभी शांत नहीं होती थी। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम था मृणालिनी। राजकुमारी मृणालिनी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी वो ये थी कि इस सुंदरता के पीछे एक गहरी उदासी छुपी थी। राजकुमारी हमेशा खामोश रहती थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी अनकहे दर्द को अपने भीतर समेटे हुए हो। महल के पास एक छोटा सा गांव था जहां सीधे साधे लोग रहते थे। वे खेती करते थे, मेहनत से अपना पेट पालते थे और अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे। इसी गांव में रहता था देवदत्त नाम का एक युवक। गांव के लोग उसे बुद्धिमान युवक कहते थे क्योंकि उसके पास ऐसा ज्ञान था जो किसी किताब में नहीं मिलता था। वो तारों को पढ़ सकता था, हवाओं की भाषा समझता था और जड़ी बूटियों के रहस्यों को जानता था। देवदत्त गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जब वो बोलता था तो लोग चुपचाप सुनते थे। उसके शब्दों में एक जादू था। लेकिन देवदत्त के मन में भी एक अधूरी चाह थी। वो कभी कभी महल की ओर देखता था और सोचता था कि वहां के जीवन में क्या होता होगा। महल में चंद्रिका नाम की एक दासी थी। वो अत्यंत सुंदर थी और महल की सबसे विश्वासपात्र दासी मानी जाती थी। राजकुमारी मृणालिनी और चंद्रिका बचपन से साथ बड़ी हुई थीं। दोनों के बीच दासी और स्वामिनी का रिश्ता नहीं था, बल्कि बहनों जैसा प्रेम था। चंद्रिका राजकुमारी का हर दुख सुख जानती थी। लेकिन चंद्रिका के मन में भी कुछ राज थे जो उसने किसी को नहीं बताए थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन का सूरज कुछ अलग ही निकला था। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे। हालांकि बारिश का मौसम नहीं था। पंछी चुप थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के लोग कानाफूसी कर रहे थे कि कुछ अशुभ होने वाला है। उसी दिन शाम को गांव में एक अजनबी आया। वो एक मदारी था और उसके साथ एक बंदर था। लेकिन ये कोई साधारण मदारी नहीं था। उसकी आंखों में एक रहस्य था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो काले कपड़े पहने हुए था और उसके बाल लंबे थे। जब वो गांव में घुसा तो लोग अपने अपने घरों में चले गए। बच्चे जो खेल रहे थे वे भी डरकर अपनी माँ की गोद में छुप गए। मदारी के साथ जो बंदर था वो भी किसी साधारण जानवर जैसा नहीं लग रहा था। वो कभी चीखता था, कभी अजीब हरकतें करता था। लोग उसे पागल बंदर कहने लगे। बंदर की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। देवदत्त ने जब मदारी को देखा तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा कि ये व्यक्ति कोई साधारण मदारी नहीं है। मदारी ने गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे अपना डेरा डाला। रात होने लगी और अंधेरा गहराने लगा। उसी रात महल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी। रात का पहर था। महल में सन्नाटा था। राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में सो रहे थे और राजकुमारी भी अपने कक्ष में थीं। चंद्रिका अपने काम निपटाकर अपने कक्ष में जा रही थी। तभी महल के एक गुप्त कक्ष से एक डरावनी चीख निकली। चीख इतनी भयानक थी कि सारे महल में हड़कंप मच गया। पहरेदार भागे, दासियां घबरा गईं और राजा अपने कक्ष से बाहर आए। सब उस गुप्त कक्ष की ओर दौड़े जहां से आवाज आई थी। जब दरवाजा खोला गया तो सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। महल के मुख्य सलाहकार की लाश वहां पड़ी थी। वो राजा विक्रमादित्य का बचपन का मित्र था और सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति था। उसके चेहरे पर भय और पीड़ा के निशान थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस गुप्त कक्ष में पहुंचना लगभग असंभव था। उस कक्ष का रास्ता केवल राजा को पता था और दरवाजा अंदर से बंद था। राजा विक्रमादित्य सदमे में थे। उनका सबसे प्रिय मित्र, उनका सबसे भरोसेमंद सलाहकार इस तरह मर गया। कैसे, क्यों, किसने किया ये सब? सवालों का अंबार लग गया। राजकुमारी मृणालिनी थी वहां आई और जब उसने लाश देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चंद्रिका सबसे ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। राजकुमारी ने जब चंद्रिका को देखा तो उसे लगा कि चंद्रिका कुछ जानती है, लेकिन उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रात और गहरी हो गई। महल में जांच शुरू हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा ने आदेश दिया कि कल सुबह पूरे राज्य में ये खबर फैला दी जाए कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा।
उसी रात गांव में भी अजीब चीजें हो रही थीं। पागल बंदर बेचैन हो गया था। वो बार बार महल की ओर देख रहा था और अजीब आवाजें निकाल रहा था। मदारी चुपचाप बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। देवदत्त अपने घर की छत पर खड़ा होकर महल की ओर देख रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उसने तारों को देखा और उसे एक अजीब संकेत मिला। तारे कह रहे थे कि ये केवल शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी बड़े तूफान आने वाले हैं। चांद भी उस रात धुंधला था, जैसे वो भी डर गया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। कुत्ते रात भर भौंकते रहे और उल्लू अपनी डरावनी आवाज में चिल्लाते रहे। राजकुमारी मृणालिनी अपने कक्ष में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि ये मौत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो सोच रही थी कि आखिर सलाहकार उस गुप्त कक्ष में गया ही क्यों था और किसने उसे मारा। चंद्रिका सबसे ज्यादा घबराई हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। राजकुमारी ने जब चंद्रिका को देखा तो उसे लगा कि चंद्रिका को जानती है, लेकिन उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रात और गहरी हो गई। महल में जांच शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा ने आदेश दिया कि कल सुबह पूरे राज्य में ये खबर फैला दी जाए कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। उसी रात गांव में भी अजीब चीजें हो रही थीं। पागल बंदर बेचैन हो गया था। वो बार बार महल की ओर देख रहा था और अजीब आवाजें निकाल रहा था। मदारी चुपचाप बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। देवदत्त अपने घर की छत पर खड़ा होकर महल की ओर देख रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उसने तारों को देखा और उसे एक अजीब संकेत मिला। तारे कह रहे थे कि ये केवल शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी बड़े तूफान आने वाले हैं। चांद भी उस रात धुंधला था, जैसे वो भी डर गया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। कुत्ते रात भर भौंकते रहे और उल्लू अपनी डरावनी आवाज में चिल्लाते रहे। राजकुमारी मृणालिनी अपने कक्ष में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि ये मौत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो सोच रही थी कि आखिर सलाहकार उस गुप्त कक्ष में गया ही क्यों था और किसने उसे मारा। चंद्रिका सबसे ज्यादा घबराई हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। राजकुमारी ने जब चंद्रिका को देखा तो उसे लगा कि चंद्रिका को जानती है, लेकिन उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रात और गहरी हो गई। महल में जांच शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा ने आदेश दिया कि कल सुबह पूरे राज्य में ये खबर फैला दी जाए कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। उसी रात गांव में भी अजीब चीजें हो रही थीं। पागल बंदर बेचैन हो गया था। वो बार बार महल की ओर देख रहा था और अजीब आवाजें निकाल रहा था। मदारी चुपचाप बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। देवदत्त अपने घर की छत पर खड़ा होकर महल की ओर देख रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उसने तारों को देखा और उसे एक अजीब संकेत मिला। तारे कह रहे थे कि ये केवल शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी बड़े तूफान आने वाले हैं। चांद भी उस रात धुंधला था, जैसे वो भी डर गया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। कुत्ते रात भर भौंकते रहे और उल्लू अपनी डरावनी आवाज में चिल्लाते रहे। सुबह की पहली किरण के साथ ही महल के मुख्य द्वार पर भीड़ जमा होने लगी थी। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा करवा दी थी कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पूरा खजाना मिलेगा। लोग अपनी किस्मत आजमाने आने लगे थे। कोई कहता था कि ये किसी भूत का काम है, तो कोई कहता था कि राज्य के दुश्मनों ने ये किया है। देवदत्त भी उस भीड़ में खड़ा था। उसने साधारण धोती और अंगवस्त्र पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी समुद्र में छुपे रहस्य हों। जब उसने महल के पहरेदार से जांच करने की अनुमति मांगी तो पहरेदार हंस पड़ा। वो बोला कि एक गरीब गांव के लड़के को क्या पता होगा राजमहल के रहस्यों के बारे में। लेकिन देवदत्त ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि बुद्धि किसी खजाने में नहीं मिलती, वो तो अनुभव और ज्ञान से आती है। उसकी बात सुनकर पहरेदार ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात उन्होंने अपने मित्र की मौत के बारे में सोचा था,
जब देवदत्त को उनके सामने लाया गया तो राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक साधारण गांव का युवक जो बहुत ही सीधे साधे कपड़ों में था, लेकिन राजा को उसकी आंखों में कुछ अलग दिखा। राजा ने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? देवदत्त ने नम्रता से कहा कि वो जांच करना चाहता है और शायद कुछ सुराग मिल जाए। राजा ने सोचा कि खोने को कुछ नहीं है तो इसे भी मौका दे देते हैं। उन्होंने देवदत्त को अनुमति दे दी। जब देवदत्त उस गुप्त कक्ष की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे पहरेदार खड़े हैं। कक्ष के अंदर की हवा भारी थी, मौत की गंध अभी भी वहां मौजूद थी। देवदत्त ने धीरे धीरे कक्ष में कदम रखा। उसने हर कोने को ध्यान से देखा, दीवारों को छुआ, फर्श को परखा, हर चीज को गौर से देखा। तभी उसे एक अजीब खुशबू महसूस हुई। ये कोई साधारण खुशबू नहीं थी, ये किसी विशेष जड़ी बूटी की खुशबू थी। देवदत्त को ये खुशबू पहचानी लगी। उसने अपने गुरु से सीखा था कि कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो दूर के जंगलों में पाई जाती हैं। इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल विशेष औषधियां बनाने में होता है, लेकिन कुछ जड़ी बूटियां जहर बनाने में भी काम आती हैं। देवदत्त समझ गया कि मामला सीधा नहीं है। जो भी यहाँ आया था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता था। देवदत्त ने कक्ष से बाहर निकलकर महल के अन्य हिस्सों को देखना शुरू किया। तभी एक गलियारे में उसे राजकुमारी मृणालिनी दिखाई दी। राजकुमारी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। जब देवदत्त ने उसे देखा तो एक पल के लिए वो ठहर गया। उसने अपने जीवन में बहुत सुंदर चीजें देखी थीं, लेकिन राजकुमारी की सुंदरता कुछ और ही थी। ये केवल चेहरे की सुंदरता नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक तेज था जो उसके चारों ओर था। राजकुमारी ने देवदत्त को देखा और उनकी नजरें मिली। एक अजीब सा क्षण था, जैसे समय थम गया हो। फिर राजकुमारी ने अपनी नजरें फेर लीं और चली गईं। लेकिन उस छोटे से पल में देवदत्त के दिल में कुछ हिल गया था। वो पहली बार किसी के प्रति इतना आकर्षित हुआ था। देवदत्त ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। उसे अपने काम पर ध्यान देना था। उसने सोचा कि राजकुमारी और वो दो अलग दुनिया के लोग हैं। उनके बीच जमीन और आसमान जितना फासला था। देवदत्त महल के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा। उसने दासियों से बात की, पहरेदारों से पूछताछ की। हर कोई अपनी अपनी कहानी बता रहा था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। तभी देवदत्त को चंद्रिका दिखाई दी। चंद्रिका महल की सबसे खूबसूरत दासी थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब देवदत्त ने उसे रोका और पूछा कि क्या उसने उस रात कुछ अजीब देखा था, तो चंद्रिका का चेहरा पीला पड़ गया। चंद्रिका ने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन देवदत्त ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आवाज में घबराहट थी। देवदत्त समझ गया कि चंद्रिका कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने उस समय ज्यादा जोर नहीं दिया। उसने सोचा कि धीरे धीरे सच सामने आ ही जाएगा। शाम होने लगी और देवदत्त को कोई बड़ा सुराग नहीं मिला था। वो महल से बाहर निकला और गांव की ओर चलने लगा। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो सोच रहा था कि आखिर सलाहकार उस गुप्त कक्ष में गया क्यों था, किसने उसे बुलाया था, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि किसी को उस कक्ष का रास्ता कैसे पता चला। जब वो गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मदारी अपने डेरे के पास बैठा था। पागल बंदर एक पेड़ की डाल पर बैठा कुछ खा रहा था। देवदत्त ने सोचा कि क्यों ना इस मदारी से बात की जाए, शायद इसे कुछ पता हो। जैसे ही देवदत्त मदारी के पास पहुंचा, बंदर अचानक चीखने लगा। वो पेड़ से कूदा और देवदत्त के चारों ओर घूमने लगा। वो अजीब इशारे कर रहा था, जैसे वो कुछ बताना चाह रहा हो। मदारी ने बंदर को शांत किया और देवदत्त की ओर देखा। मदारी की आंखों में एक अजीब गहराई थी। जब उसने देवदत्त को देखा तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। उसने कहा कि वो जानता था कि देवदत्त आएगा। उसने कहा कि तारे यही बता रहे थे। देवदत्त हैरान रह गया। उसने पूछा कि मदारी तारों को कैसे पढ़ सकता है, ये तो केवल वही कर सकता था। मदारी ने कहा कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास विशेष ज्ञान है। वो कोई साधारण मदारी नहीं है। उसके पूर्वज एक विशेष कुल के थे जो राजाओं के गुप्त संदेशवाहक और रक्षक हुआ करते थे। उन्हें वे रहस्य पता थे जो आम लोगों को नहीं पता थे। देवदत्त ने बंदर की ओर देखा और पूछा कि ये बंदर इतना अजीब क्यों है। मदारी ने गहरी सांस ली और कहा कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये एक शापित राजकुमार है। बहुत साल पहले एक अहंकारी राजकुमार ने एक ऋषि का अपमान किया था। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि वो बंदर बन जाए। ये बंदर भविष्य देख सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, इसलिए लोग इसे पागल समझते हैं।
देवदत्त को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मदारी की आंखों में सच्चाई थी। मदारी ने कहा कि इस बंदर ने महल में कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो बहुत भयानक है। देवदत्त ने पूछा कि क्या देखा है बंदर ने। मदारी ने कहा कि बंदर ने उस रात देखा था कि कोई महल के गुप्त मार्ग से आ जा रहा था। ये गुप्त मार्ग बहुत पुराना है और इसे कोई नहीं जानता, लेकिन किसी को इसका पता चल गया है। मदारी ने यह भी कहा कि ये केवल एक हत्या नहीं है, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। देवदत्त के मन में तूफान मच गया। उसे समझ आ रहा था कि मामला बहुत गहरा है। उसने मदारी से पूछा कि क्या राजकुमारी खतरे में है। मदारी ने सिर हिलाया और कहा कि बहुत बड़ा खतरा है, जल्द ही कुछ बहुत भयानक होने वाला है। देवदत्त को अचानक राजकुमारी की याद आई, उसकी वो उदास आंखें, वो दर्द भरा चेहरा। उसे लगा कि उसे तुरंत महल जाना चाहिए। उसने मदारी को धन्यवाद दिया और महल की ओर दौड़ पड़ा। रात का अंधेरा गहरा हो गया था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जब देवदत्त महल पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। पहरेदार इधर उधर भाग रहे थे, दासियां चीख रही थीं। राजा बाहर आए और उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। देवदत्त ने एक पहरेदार से पूछा कि क्या हुआ। पहरेदार ने कहा कि राजकुमारी गायब हो गई है। उसके कक्ष में खून के धब्बे हैं, लेकिन कोई शरीर नहीं है। देवदत्त का दिल डूब गया। मदारी सही कह रहा था, कुछ भयानक हो गया था और अब राजकुमारी खतरे में थी। राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू थे। उनकी इकलौती बेटी गायब हो गई थी। महल के हर कोने में तलाश हो रही थी, लेकिन राजकुमारी का कोई निशान नहीं मिल रहा था। देवदत्त सीधे राजकुमारी के कक्ष में गया। वहां फर्श पर खून के धब्बे थे, लेकिन कुछ अजीब था। खून बहुत कम था, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ बूंदें गिरा दी हों। देवदत्त ने कक्ष को ध्यान से देखा। खिड़की खुली थी, पर्दे हवा में लहरा रहे थे। उसे लगा कि राजकुमारी को किसी ने अपहरण नहीं किया, बल्कि वो खुद कहीं गई है। लेकिन क्यों और कहां? तभी चंद्रिका वहां आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बुरी तरह रो रही थी। वो राजकुमारी का नाम ले लेकर विलाप कर रही थी। देवदत्त ने उसे सहारा दिया और पानी पिलाया। फिर उसने धीरे से चंद्रिका से कहा कि अगर उसे राजकुमारी की जान प्यारी है तो उसे सच बताना होगा। चंद्रिका रोती रही। उसके मन में भारी द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसने वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी, दूसरी ओर राजकुमारी की जान खतरे में थी। आखिरकार प्रेम ने वादे पर जीत हासिल की। चंद्रिका ने रुक रुक कर बताना शुरू किया। उसने कहा कि 3 दिन पहले राजकुमारी को एक पत्र मिला था। पत्र किसी अनजान व्यक्ति ने भेजा था। पत्र में लिखा था कि राजकुमारी की असली मां जीवित है। सब जानते थे कि रानी की मौत राजकुमारी के बचपन में हो गई थी, लेकिन पत्र में लिखा था कि ये झूठ है। रानी जीवित है और वो राजकुमारी से मिलना चाहती है। देवदत्त ने पूछा कि पत्र में और क्या लिखा था। चंद्रिका ने बताया कि पत्र में एक शर्त थी, राजकुमारी को अकेले आना था। अगर उसने किसी को बताया तो उसकी मां को मार दिया जाएगा। पत्र में जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर का पता लिखा था। राजकुमारी को आज की रात वहां पहुंचना था। देवदत्त का दिल बैठ गया। ये साफ जाल था, किसी ने राजकुमारी को फंसाया था। उसने चंद्रिका से पूछा कि वो जंगल का रास्ता जानती है या नहीं। चंद्रिका ने कहा कि उसे थोड़ा बहुत अंदाजा है। पुराने समय में वो जंगल पवित्र माना जाता था और वहां कई मंदिर थे। देवदत्त ने फैसला किया कि उसे तुरंत जंगल जाना होगा। वो राजा को सब बताना चाहता था, लेकिन चंद्रिका ने मना किया। उसने कहा कि अगर राजा को पता चला तो वे पूरी सेना लेकर चल पड़ेंगे, और अगर वाकई में कोई जाल है तो राजकुमारी को नुकसान हो सकता है। देवदत्त समझ गया कि चंद्रिका सही कह रही है। वो तुरंत महल से बाहर निकला और गांव की ओर भागा। उसे मदारी की मदद चाहिए थी। जब वो मदारी के डेरे पर पहुंचा तो देखा कि मदारी पहले से ही तैयार खड़ा था। बंदर भी बेचैन था और कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। मदारी ने कहा कि उसे पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है। बंदर ने संकेत दिया था कि राजकुमारी खतरे में है। मदारी के हाथ में एक मशाल थी और कमर में एक छोटी तलवार बंधी थी। देवदत्त ने भी एक लाठी उठाई और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। बंदर उनके आगे आगे चल रहा था, जैसे वो रास्ता दिखा रहा हो। रात का अंधेरा बहुत गहरा था। जंगल में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थी। उल्लुओं की चीख और सियारों की हुंकार सुनाई दे रही थी। वे काफी देर तक चलते रहे। रास्ता बहुत कठिन था।
कांटेदार झाड़ियां थीं और जगह जगह कीचड़ भरा था। फिर अचानक बंदर रुक गया। उसने जमीन की ओर इशारा किया तो देवदत्त ने मशाल की रोशनी में देखा तो वहां खून के धब्बे थे, ताजे धब्बे जो अभी कुछ देर पहले ही गिरे थे। देवदत्त के दिल की धड़कन तेज हो गई। वे तेजी से उस रास्ते पर चलने लगे जहां खून के निशान थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था, उसकी दीवारें गिर चुकी थीं और छत में बड़े बड़े छेद थे, लेकिन अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। देवदत्त और मदारी सावधानी से अंदर गए। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि राजकुमारी एक कोने में बैठी रो रही थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और उसके माथे पर एक चोट थी। उसके सामने एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। देवदत्त तुरंत राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी ने जब देवदत्त को देखा तो उसकी आंखों में राहत और दर्द दोनों थे। वो और जोर से रोने लगी। देवदत्त ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया और पूछा कि क्या हुआ। राजकुमारी ने रुक रुक कर बताया कि जब वो यहाँ पहुंची तो ये बूढ़ी औरत यहाँ थी। औरत ने कहा कि वो उसकी माँ है, लेकिन जब राजकुमारी ने करीब से देखा तो समझ गई कि ये झूठ है। प्रिय श्रोताओं, अगर कहानी आपको रोचक लग रही है तो अभी लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजकुमारी ने बूढ़ी औरत से सच पूछा तो औरत रोने लगी और बेहोश हो गई। राजकुमारी समझ गई कि उसे जाल में फंसाया गया है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल में रास्ता नहीं मिला। वो घंटों भटकती रही और फिर वापस मंदिर में आ गई। रास्ते में उसे चोट भी लगी। मदारी ने बूढ़ी औरत को देखा। उसने पानी छिड़का और औरत को होश आ गया। औरत की आंखों में भय था, वो कांप रही थी। मदारी ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था। किसी ने उसे पैसे देकर कहा था कि वो राजकुमारी को यहाँ लेकर आए। औरत ने बताया कि वो महल की एक पुरानी दासी थी। बरसों पहले उसे महल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने चोरी की थी। अब वो गांव में भीख मांगकर गुजारा करती थी। 1 महीने पहले एक अनजान आदमी उसके पास आया था। उसने बहुत सारा सोना दिया और कहा कि उसे एक काम करना है। उसे राजकुमारी को एक पत्र भेजना था और फिर यहाँ आकर उसका इंतजार करना था। देवदत्त का दिल बैठ गया। ये साफ जाल था। किसी ने राजकुमारी को फंसाया था। उसने चंद्रिका से पूछा कि वो जंगल का रास्ता जानती है या नहीं। चंद्रिका ने कहा कि उसे थोड़ा बहुत अंदाजा है। पुराने समय में वो जंगल पवित्र माना जाता था और वहाँ कई मंदिर थे। देवदत्त ने फैसला किया कि उसे तुरंत जंगल जाना होगा। वो राजा को सब बताना चाहता था, लेकिन चंद्रिका ने मना किया। उसने कहा कि अगर राजा को पता चला तो वे पूरी सेना लेकर चल पड़ेंगे और अगर वाकई में कोई जाल है तो राजकुमारी को नुकसान हो सकता है। देवदत्त समझ गया कि चंद्रिका सही कह रही है। वो तुरंत महल से बाहर निकला और गांव की ओर भागा। उसे मदारी की मदद चाहिए थी। जब वो मदारी के डेरे पर पहुंचा तो देखा कि मदारी पहले से ही तैयार खड़ा था। बंदर भी बेचैन था और कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। मदारी ने कहा कि उसे पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है। बंदर ने संकेत दिया था कि राजकुमारी खतरे में है। मदारी के हाथ में एक मशाल थी और कमर में एक छोटी तलवार बंधी थी। देवदत्त ने भी एक लाठी उठाई और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। बंदर उनके आगे आगे चल रहा था, जैसे वो रास्ता दिखा रहा हो। रात का अंधेरा बहुत गहरा था। जंगल में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। उल्लुओं की चीख और सियारों की हुंकार सुनाई दे रही थी। वे काफी देर तक चलते रहे। रास्ता बहुत कठिन था। कांटेदार झाड़ियां थीं और जगह जगह कीचड़ भरा था। फिर अचानक बंदर रुक गया। उसने जमीन की ओर इशारा किया तो देवदत्त ने मशाल की रोशनी में देखा तो वहां खून के धब्बे थे, ताजे धब्बे जो अभी कुछ देर पहले ही गिरे थे। देवदत्त के दिल की धड़कन तेज हो गई। वे तेजी से उस रास्ते पर चलने लगे जहां खून के निशान थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारें गिर चुकी थीं और छत में बड़े बड़े छेद थे, लेकिन अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। देवदत्त और मदारी सावधानी से अंदर गए। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि राजकुमारी एक कोने में बैठी रो रही थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और उसके माथे पर एक चोट थी। उसके सामने एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। देवदत्त तुरंत राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी ने जब देवदत्त को देखा तो उसकी आंखों में राहत और दर्द दोनों थे। वो और जोर से रोने लगी।
देवदत्त ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया और पूछा कि क्या हुआ। राजकुमारी ने रुक रुक कर बताया कि जब वो यहाँ पहुंची तो ये बूढ़ी औरत यहाँ थी। औरत ने कहा कि वो उसकी माँ है, लेकिन जब राजकुमारी ने करीब से देखा तो समझ गई कि ये झूठ है। देवदत्त ने राजकुमारी को सांत्वना दी। उसने कहा कि वे साथ मिलकर सच्चाई जानेंगे। मदारी ने कहा कि अभी सबसे जरूरी ये है कि राजकुमारी को सुरक्षित महल वापस पहुंचाया जाए। ये सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और राजकुमारी को महल से दूर करना इस षड्यंत्र का मकसद था। वे सब मंदिर से बाहर निकले। बूढ़ी औरत को भी साथ ले लिया। रास्ते में राजकुमारी चुपचाप चल रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। देवदत्त ने उसकी ओर देखा। चांद की रोशनी में राजकुमारी का चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक मजबूती भी थी। जब वे जंगल से बाहर निकले तो सुबह होने वाली थी। आसमान में लाली फैलने लगी थी। पक्षी चहचहाने लगे थे, लेकिन देवदत्त के मन में अंधेरा था। वो जानता था कि ये केवल शुरुआत है, आगे और भी बड़े खतरे हैं। रात का समय था। महल में सन्नाटा था, लेकिन देवदत्त की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार सोच रहा था कि सलाहकार की मौत का रहस्य क्या है। अगर सलाहकार असली गद्दार था तो किसी ने उसे मारा होगा, या फिर वो अपने पापों के बोझ तले मर गया। देवदत्त ने फैसला किया कि उसे फिर से उस गुप्त कक्ष की जांच करनी होगी। वो चुपचाप अपने कक्ष से निकला और उस गुप्त कक्ष की ओर बढ़ा। पहरेदार सो रहे थे। देवदत्त ने एक मशाल जलाई और कक्ष में घुस गया। मशाल की रोशनी में सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। देवदत्त ने हर कोने को फिर से देखा। दीवारों को टटोला, फर्श को जांचा। फिर उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर गई। अलमारी बहुत भारी थी और धूल से भरी हुई थी। देवदत्त ने अलमारी को हिलाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद अलमारी थोड़ी खिसकी। उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा दराज था। दराज इतना छुपा हुआ था कि आम नजर से दिख नहीं सकता था। देवदत्त के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दराज खोला। अंदर बहुत सारे पुराने पत्र और दस्तावेज थे। उसने पत्रों को निकाला और पढ़ना शुरू किया। पहला पत्र पढ़कर देवदत्त के होश उड़ गए। ये पत्र सलाहकार ने दुश्मन राज्य के राजकुमार को लिखा था। पत्र में सलाहकार ने राज्य की सेना की गुप्त योजनाओं की जानकारी दी थी। उसने लिखा था कि राजा कब और कहां हमला करने वाले हैं। बदले में उसे सोने की मुद्राएं चाहिए थीं। देवदत्त ने दूसरा पत्र पढ़ा। इसमें और भी गुप्त जानकारी थी। तीसरा पत्र, चौथा पत्र, सब में वही बात थी। देवदत्त को समझ आ गया कि सलाहकार बरसों से राज्य के साथ विश्वासघात कर रहा था। वो अपने स्वार्थ के लिए राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन जब रानी को इस सब का पता चल गया तो सलाहकार घबरा गया। उसने चालाकी से सारे सबूत इस तरह रखे कि रानी पर शक हो। उसने रानी के कक्ष में झूठे पत्र रखवा दिए। देवदत्त ने एक और दस्तावेज निकाला। ये एक पुरानी डायरी थी, सलाहकार की डायरी। देवदत्त ने पन्ने पलटे। डायरी में सलाहकार ने अपनी सारी साजिशों के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि कैसे उसने रानी को फंसाया, कैसे उसने राजा को विश्वास दिलाया कि रानी गद्दार है। डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ और भी लिखा था। सलाहकार ने लिखा था कि अब वो बूढ़ा हो गया है और उसे अपने पापों का एहसास हो रहा है। हर रात उसे रानी का चेहरा दिखता है। वो रोती है और उससे पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सलाहकार ने लिखा था कि वो अब और नहीं झेल पा रहा। वो सच बताना चाहता है। देवदत्त ने आगे पढ़ा। सलाहकार ने लिखा था कि उसे एक रहस्यमय पत्र मिला है। पत्र में लिखा था कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। सलाहकार डर गया था। उसने सोचा कि कौन है जो उसके राज जानता है। उसने लिखा था कि उस रात वो गुप्त कक्ष में किसी से मिलने वाला था, शायद वही व्यक्ति जिसने उसे पत्र भेजा था। देवदत्त के मन में बिजली कौंधी। सलाहकार उस रात किसी से मिलने गया था, लेकिन वो व्यक्ति कौन था? क्या उसी ने सलाहकार को मारा या फिर कुछ और हुआ? देवदत्त ने सारे पत्र और डायरी समेटी और तुरंत राजा के पास जाने का फैसला किया। जब वो कक्ष से बाहर निकला तो उसे मदारी दिखाई दिया। मदारी भी जाग रहा था। बंदर उसके साथ था और बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। मदारी ने देवदत्त को देखा और बोला कि उसे पता था कि देवदत्त को कुछ मिलेगा। बंदर ने उसे बताया था कि आज रात कुछ खुलासा होने वाला है। देवदत्त ने मदारी को सारे पत्र दिखाए। मदारी ने पत्र पढ़े और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि अब बहुत कुछ साफ हो गया है। सलाहकार गद्दार था और रानी निर्दोष थी, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, सलाहकार को किसने मारा? मदारी ने कहा कि बंदर ने उस रात कुछ देखा था। बंदर ने देखा था कि एक स्त्री गुप्त कक्ष में गई थी। वो बहुत सुंदर थी। उसके लंबे बाल थे और उसकी आंखों में एक अजीब तेज था।
वो बूढ़ी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल युवा भी नहीं थी। उसकी उम्र 40 या 45 साल रही होगी। देवदत्त ने सोचा कि महल में कौन सी युवा स्त्री इतनी हिम्मत वाली है कि वो रात के अंधेरे में गुप्त कक्ष में जाए। उसके मन में तुरंत चंद्रिका का नाम आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि चंद्रिका इतनी मासूम है, वो ऐसा नहीं कर सकती, या कर सकती है। वे सब राजा के कक्ष की ओर बढ़े। राजा भी जाग रहे थे। जब देवदत्त ने सारे पत्र और डायरी राजा को दिखाई तो राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र मित्र पर भरोसा किया था और उसी ने उनके साथ विश्वासघात किया था। उसी ने उनकी रानी को बदनाम किया था। राजा ने डायरी पढ़ी और जब उन्होंने पढ़ा कि सलाहकार को अपने पापों का एहसास हो रहा था तो उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। राजा ने कहा कि कम से कम सलाहकार को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन ये काफी नहीं था। उसने एक निर्दोष स्त्री की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मदारी ने राजा को बताया कि बंदर ने उस रात एक स्त्री को गुप्त कक्ष में जाते देखा था। राजा ने पूछा कि वो कौन थी। मदारी ने कहा कि बंदर उसे पहचान नहीं पाया। राजा ने आदेश दिया कि चंद्रिका को बुलाया जाए। जब चंद्रिका आई तो उसके चेहरे पर घबराहट थी। राजा ने पूछा कि क्या वो उस रात गुप्त कक्ष में गई थी। चंद्रिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। राजा ने फिर पूछा और इस बार उनकी आवाज सख्त थी। चंद्रिका रोने लगी। उसने कहा कि हाँ वो गई थी, लेकिन उसने सलाहकार को नहीं मारा। राजा ने पूछा कि फिर क्या हुआ था। चंद्रिका रोते हुए बताना शुरू किया। उसने कहा कि उसे एक रहस्यमय औरत ने संदेश दिया था। औरत ने कहा था कि वो रानी की दोस्त है। उसने चंद्रिका को एक पत्र दिया था और कहा था कि ये पत्र सलाहकार को दे दो। पत्र में लिखा था कि अगर सलाहकार ने सच नहीं बताया तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। चंद्रिका डर गई थी। उसने सोचा कि कौन है जो उसके राज जानता है। उसने लिखा था कि उस रात वो गुप्त कक्ष में किसी से मिलने वाला था, शायद वही व्यक्ति जिसने उसे पत्र भेजा था। देवदत्त के मन में बिजली कौंधी। सलाहकार उस रात किसी से मिलने गया था, लेकिन वो व्यक्ति कौन था? क्या उसी ने सलाहकार को मारा या फिर कुछ और हुआ? देवदत्त ने सारे पत्र और डायरी समेटी और तुरंत राजा के पास जाने का फैसला किया। जब वो कक्ष से बाहर निकला तो उसे मदारी दिखाई दिया। मदारी भी जाग रहा था। बंदर उसके साथ था और बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। मदारी ने देवदत्त को देखा और बोला कि उसे पता था कि देवदत्त को कुछ मिलेगा। बंदर ने उसे बताया था कि आज रात कुछ खुलासा होने वाला है। देवदत्त ने मदारी को सारे पत्र दिखाए। मदारी ने पत्र पढ़े और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि अब बहुत कुछ साफ हो गया है। सलाहकार गद्दार था और रानी निर्दोष थी, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, सलाहकार को किसने मारा? मदारी ने कहा कि बंदर ने उस रात कुछ देखा था। बंदर ने देखा था कि एक स्त्री गुप्त कक्ष में गई थी। वो बहुत सुंदर थी। उसके लंबे बाल थे और उसकी आंखों में एक अजीब तेज था। वो बूढ़ी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल युवा भी नहीं थी। उसकी उम्र 40 या 45 साल रही होगी। मदारी ने कहा कि शायद वो औरत ही रानी थी। राजा के दिल की धड़कन रुक गई। क्या उनकी रानी वापस आई थी और उसी ने सलाहकार से मुलाकात की थी? राजकुमारी भी वहां आ गई थी। उसने सब कुछ सुना था। वो बोली कि शायद उसकी माँ वापस आई है। लेकिन अगर रानी आई थी तो वो अब कहाँ है? और सलाहकार की मौत कैसे हुई? क्या रानी ने उसे मारा या फिर कुछ और हुआ? सवालों का अंबार लग गया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही महल के मुख्य द्वार पर एक घूंघट वाली स्त्री आई। पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उस स्त्री की आवाज में एक अजीब सा रौब था। उसने कहा कि वो राजा विक्रमादित्य से मिलना चाहती है। पहरेदार हंसने लगे। एक साधारण स्त्री सीधे राजा से मिलना चाहती है? लेकिन उस स्त्री ने ऐसी बात कही जिससे पहरेदार सन्न रह गए। उसने कहा कि वो रानी है, इस राज्य की रानी। पहरेदारों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि कोई पागल औरत है, लेकिन उस स्त्री ने एक पुरानी अंगूठी दिखाई। वो राजमहर थी, वही अंगूठी जो राजा ने रानी को विवाह के समय दी थी। पहरेदार घबरा गए और तुरंत राजा को सूचना भेजी। राजा अपने कक्ष में थे। जब उन्हें खबर मिली तो उनके पैर कांपने लगे। क्या वाकई उनकी रानी लौट आई है इतने सालों बाद? वे तुरंत बाहर आए। राजकुमारी भी उनके साथ थी। देवदत्त, मदारी और चंद्रिका भी वहां पहुंच गए। राजा ने कांपते हाथों से उस स्त्री का घूंघट उठाया। सामने उनकी रानी खड़ी थी। रानी बूढ़ी हो गई थी। उसके बालों में सफेदी आ गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन आंखों में वही तेज था, वही ममता और वही गरिमा। राजकुमारी रानी को देखकर रो पड़ी। वो दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। रानी ने अपनी बेटी को गले से लगाया। दोनों बहुत देर तक रोती रहीं।
राजा की आंखों में भी आंसू थे। वे रानी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने रानी के पैर छुए और रोते हुए कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया, वो माफी मांगते हैं। लेकिन रानी ने राजा को उठाया और कहा कि वो माफी मांगने नहीं आई है, वो न्याय के लिए आई है। रानी की आवाज में दर्द था लेकिन क्रोध नहीं था। वो राजा से नाराज नहीं थी, वो केवल सच सामने लाना चाहती थी। सब दरबार में इकट्ठे हुए। रानी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि जब उसे महल से निकाला गया तो वो टूट गई थी। अपनी बेटी से दूर होना उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। वो गांव में रही कुछ समय, फिर उसने सोचा कि अगर उसे अपनी बेटी से मिलना है तो उसे सच साबित करना होगा। रानी ने बताया कि उसने बरसों तक सबूत इकट्ठे किए। उसे पता चला कि सलाहकार ही असली गद्दार था। उसने उसके पीछे लगे लोगों से बात की। उसने उन व्यापारियों को ढूंढा जो सलाहकार के लिए दुश्मन राज्य में सोना ले जाते थे। उसने वे पत्र ढूंढे जो सलाहकार ने लिखे थे, लेकिन इन सबूतों को इकट्ठा करने में बरसों लग गए। रानी ने कहा कि जब उसके पास पर्याप्त सबूत हो गए तो उसने सलाहकार को एक संदेश भेजा। उसने चंद्रिका के माध्यम से सलाहकार को पत्र भिजवाया। पत्र में उसने लिखा था कि अगर सलाहकार ने सच नहीं बताया तो वो सारे सबूत राजा के सामने रख देगी। सलाहकार घबरा गया था। रानी ने बताया कि उस रात वो गुप्त कक्ष में सलाहकार से मिलने गई थी। उसने सलाहकार को सारे सबूत दिखाए। सलाहकार ने रानी से माफी मांगी। उसने कहा कि वो बहुत पछता रहा है, वो सच बताना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रानी ने कहा कि अब देर हो चुकी है, उसे राजा के सामने सब कुछ स्वीकार करना होगा। सलाहकार सहमत हो गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सलाहकार को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो छाती पकड़कर गिर गया। रानी समझ गई कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। उसने सलाहकार को बचाने की कोशिश की। उसने पानी पिलाया, उसे हवा दी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कुछ ही पलों में सलाहकार मर गया। रानी घबरा गई। उसे डर लगा कि अगर लोगों ने उसे यहाँ देख लिया तो फिर से उस पर शक होगा। लोग सोचेंगे कि उसने सलाहकार को मार दिया, इसलिए वो वहां से भाग गई। वो दूर चली गई और सोचा कि अब क्या करे। राजा ने पूछा कि अगर ये सब दुर्घटना थी तो रानी ने तुरंत सच क्यों नहीं बताया। रानी ने कहा कि उसने दशकों तक अन्याय सहा। उसे विश्वास नहीं था कि लोग उस पर फिर से भरोसा करेंगे। उसने सोचा कि वो देखेगी कि क्या सच अपने आप सामने आता है, क्या राजा उस पर फिर से विश्वास करेंगे। रानी ने कहा कि जब उसे पता चला कि राजकुमारी को जाल में फंसाया गया तो वो और नहीं रुक सकी। उसकी बेटी खतरे में थी, इसलिए वो वापस आ गई। अब वो सब कुछ बताना चाहती थी। राजा ने रानी से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी रानी पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सबूतों को सच मान लिया और अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रानी ने राजा का हाथ थाम लिया। उसने कहा कि वो राजा को माफ करती है, लेकिन ये सब भुलाया नहीं जा सकता। राजकुमारी अपनी माँ से लिपटी रो रही थी। उसे अपनी माँ मिल गई थी, इतने सालों बाद। देवदत्त ये सब देख रहा था। उसके मन में राजकुमारी के लिए प्रेम और बढ़ गया। वो सोच रहा था कि राजकुमारी ने कितना दुख सहा है। मदारी ने बंदर की ओर देखा। बंदर शांत था, जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता था। मदारी ने मुस्कुराकर कहा कि अब न्याय हो गया है, एक बेकसूर को उसका हक मिल गया है। अब शायद बंदर का श्राप भी टूट जाए। चंद्रिका रानी के पास गई और उसके पैर छुए। रानी ने चंद्रिका को गले लगाया। उसने कहा कि चंद्रिका ने बहुत अच्छा काम किया। उसने राजकुमारी की देखभाल की और सही समय पर सच बताने की हिम्मत जुटाई। राजा ने घोषणा की कि आज से रानी फिर से महल की रानी है। उसका सम्मान बहाल किया जाता है और जो भी अन्याय उसके साथ हुआ उसके लिए पूरा राज्य माफी मांगता है। दरबार में तालियां बजी। सब खुश थे कि सच सामने आ गया। लेकिन देवदत्त के मन में अभी भी एक सवाल था। राजकुमारी को जंगल में फंसाने वाला कौन था? किसने वो झूठा पत्र भेजा था? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित था। राजा ने आदेश दिया कि इस रहस्य को सुलझाया जाए। किसने राजकुमारी को जंगल में फंसाने की कोशिश की? देवदत्त ने कहा कि उसे लगता है कि ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। सलाहकार की मौत और राजकुमारी को जंगल भेजना दोनों जुड़े हुए हैं। मदारी ने कहा कि बंदर ने और भी कुछ देखा था। उस रात जब राजकुमारी गायब हुई थी, बंदर ने देखा था कि महल के बाहर कुछ घोड़े खड़े थे। वे घोड़े किसी दूसरे राज्य के थे। उनकी काठी पर एक खास निशान था। मदारी ने कहा कि वो निशान पड़ोसी राज्य का था। राजा चौंक गए। पड़ोसी राज्य का क्या काम था यहाँ? देवदत्त ने कहा कि शायद कोई गहरी साजिश चल रही है। उसने चंद्रिका से पूछा कि क्या उसने हाल में कोई अनजान व्यक्ति महल में देखा है। चंद्रिका ने सोचा और फिर बताया कि कुछ दिन पहले एक दूत आया था, वो पड़ोसी राज्य से था। राजा को याद आया, हाँ, एक दूत आया था।
उसने कहा था कि उनके राजकुमार राजकुमारी मृणालिनी से विवाह करना चाहते हैं। ये एक राजनैतिक गठबंधन होगा जो दोनों राज्यों को मजबूत बनाएगा। राजा ने उस समय कोई निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि वे सोचेंगे। देवदत्त के मन में विचार कौन था? क्या ये सब उसी राजकुमार की साजिश है? लेकिन क्यों? अगर वो विवाह करना चाहता है तो राजकुमारी को जंगल में फंसाने का क्या मतलब? उसने रानी से पूछा कि क्या उन्हें उस राजकुमार के बारे में कुछ पता है। रानी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि वो राजकुमार वही है जिसे सलाहकार गुप्त सूचनाएं बेचता था। रानी ने बताया कि जब उसने सबूत इकट्ठे किए थे तो उसे पता चला था कि सलाहकार और उस राजकुमार के बीच गहरी सांठ-गांठ थी। वे दोनों मिलकर इस राज्य को कमजोर करना चाहते थे। राजा को गुस्सा आ गया। उस राजकुमार की हिम्मत कैसे हुई? उसने अपने सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने रोका। उसने कहा कि अभी उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर उन्होंने राजकुमार पर आरोप लगाया तो दोनों राज्यों में युद्ध हो सकता है। चंद्रिका ने कहा कि उसके पास कुछ और जानकारी है। पिछले कुछ दिनों से उसे शक था कि कोई महल में जासूसी कर रहा है। उसने एक बार देखा था कि रसोई घर का एक नौकर किसी से गुप्त बातचीत कर रहा था। चंद्रिका ने उस नौकर पर नजर रखी और देखा कि वो अक्सर महल के बाहर जाता है। देवदत्त ने कहा कि उस नौकर को पकड़ना होगा। राजा ने आदेश दिया और पहरेदार उस नौकर को ढूंढने निकल पड़े। कुछ देर बाद नौकर को पकड़ लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो पहले तो उसने सब कुछ नकारा, लेकिन जब उसे धमकाया गया तो वो डर गया और सच बोल दिया। नौकर ने बताया कि उसे पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने पैसे देकर खरीदा था। उसका काम था महल की गतिविधियों की जानकारी राजकुमार तक पहुंचाना। उसी ने राजकुमार को बताया था कि रानी वापस आ रही है और सच सामने आने वाला है। राजकुमार घबरा गया था, क्योंकि अगर सच सामने आता तो उसकी सारी साजिश खुल जाती। नौकर ने यह भी बताया कि राजकुमार ने ही राजकुमारी को जंगल में फंसाने की योजना बनाई थी। उसका मकसद था राजकुमारी को महल से दूर करना। फिर वो राजा को कहता कि उसने राजकुमारी को बचाया है। इससे राजा प्रभावित होते और विवाह के लिए तैयार हो जाते। देवदत्त ने पूछा कि राजकुमार अभी कहाँ है। नौकर ने बताया कि राजकुमार एक सराय में ठहरा हुआ है। वो कल महल में आने वाला है राजा से मिलने। राजा ने फैसला किया कि वे राजकुमार का इंतजार करेंगे। जब वो आएगा तो उसका असली चेहरा सबके सामने लाया जाएगा। अगली सुबह राजकुमार बड़ी धूमधाम से आया। उसके साथ बहुत सारे सैनिक और सेवक थे। राजकुमार बहुत सुंदर था। उसके कपड़े महंगे थे और उसकी चाल में घमंड था। जब वो दरबार में आया तो उसने राजा को प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी थी। राजकुमार ने कहा कि वो राजकुमारी मृणालिनी से विवाह करना चाहता है। ये गठबंधन दोनों राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। राजा ने शांति से सुना। फिर उन्होंने राजकुमार से पूछा कि क्या वो सलाहकार को जानता था। राजकुमार का चेहरा थोड़ा बदला, लेकिन उसने संभाल लिया। उसने कहा कि नहीं, वो सलाहकार को नहीं जानता। राजा ने रानी को इशारा किया। रानी आगे आई और उसने राजकुमार के सामने सारे सबूत रख दिए। वे पत्र जो सलाहकार ने राजकुमार को लिखे थे, वे दस्तावेज जो साबित करते थे कि राजकुमार और सलाहकार मिलकर काम कर रहे थे। राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया। राजा ने पूछा कि अब क्या कहना है। राजकुमार ने झूठ बोलने की कोशिश की। उसने कहा कि ये सब नकली है, लेकिन तभी नौकर को बुलाया गया। नौकर ने सबके सामने सच बताया कि राजकुमार ने उसे पैसे देकर खरीदा था। अब राजकुमार के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। राजकुमार का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि हाँ, उसने ये सब किया, लेकिन इसमें गलत क्या है? वो अपने राज्य को मजबूत बनाना चाहता था। उसके पिता ने हमेशा उसे कमजोर कहा। उसे साबित करना था कि वो ताकतवर है। इसलिए उसने सलाहकार से हाथ मिलाया और इस राज्य को कमजोर करने की योजना बनाई। राजा ने आदेश दिया कि राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन राजकुमार हंसने लगा। उसने कहा कि वे उसे नहीं पकड़ सकते। वो एक राजकुमार है। अगर उन्होंने उसे छुआ तो युद्ध हो जाएगा। राजा ने कहा कि वे युद्ध से नहीं डरते, लेकिन वे राजकुमार को उसके पिता के पास भेज देंगे। उसके पिता को सब कुछ बता दिया जाएगा। राजकुमार को जंजीरों में बांधकर उसके राज्य भेज दिया गया। उसके साथ सारे सबूत भी भेजे गए। कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्य के राजा का संदेश आया। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि उन्होंने अपने बेटे को गद्दी से हटा दिया है। वे इस राज्य से मैत्री चाहते हैं। राजा विक्रमादित्य ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महल में फिर से खुशी छा गई। सब राहत की सांस ले रहे थे कि साजिश का अंत हो गया, लेकिन चंद्रिका की तबीयत खराब हो रही थी। पिछले कुछ दिनों की तनाव भरी घटनाओं ने उसे तोड़ दिया था।
चंद्रिका का बुखार बढ़ता जा रहा था। वैद्य ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमारी मृणालिनी दिन रात चंद्रिका के पास बैठी रहती। वो अपनी बहन को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। रानी भी बहुत परेशान थी। चंद्रिका ने उसकी बेटी की देखभाल की थी जब वो खुद नहीं थी। देवदत्त ने जंगल से बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां लाईं। उसने हर वो उपाय किया जो वो जानता था, लेकिन चंद्रिका की हालत बिगड़ती जा रही थी। मदारी ने भी अपनी पुरानी विद्याओं का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि चंद्रिका का समय आ गया है। एक रात चंद्रिका ने सबको अपने पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। वो मुश्किल से बोल पा रही थी। राजकुमारी उसका हाथ पकड़कर रो रही थी। चंद्रिका ने राजकुमारी के आंसू पोंछे और धीरे से मुस्कुराई। चंद्रिका ने कहा कि उसे कोई दुख नहीं है। उसने अपना काम पूरा कर लिया। उसने रानी का संदेश राजकुमारी तक पहुंचाया। उसने राजकुमारी की देखभाल की और सच को सामने आने में मदद की। अब वो शांति से जा सकती है। राजकुमारी रोते हुए बोली कि नहीं, चंद्रिका नहीं जा सकती। वो उसके बिना कैसे रहेगी? चंद्रिका ने कहा कि जीवन और मौत का यही नियम है, लेकिन प्रेम कभी नहीं मरता। वो हमेशा राजकुमारी के दिल में रहेगी। फिर चंद्रिका ने देवदत्त की ओर देखा। उसने देवदत्त को पास बुलाया। देवदत्त आगे आया। चंद्रिका ने उसका हाथ पकड़ा और फिर राजकुमारी का हाथ पकड़कर दोनों के हाथ एक साथ रख दिए। उसने कहा कि वो देख रही है कि देवदत्त और राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों अपने मन की बात नहीं कह पा रहे। राजकुमारी और देवदत्त दोनों चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नजरें झुका ली। चंद्रिका ने कहा कि प्रेम कोई पाप नहीं है। प्रेम सबसे पवित्र भावना है और सच्चा प्रेम कभी वर्ग नहीं देखता। राजकुमारी को देवदत्त से विवाह करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य वहां खड़े थे। उन्होंने सुना था चंद्रिका ने क्या कहा। उनके मन में द्वंद्व था। देवदत्त एक गांव का युवक था। क्या राजकुमारी उससे विवाह कर सकती है? लेकिन देवदत्त ने इतना कुछ किया था। उसने राजकुमारी को बचाया, सच को सामने लाया और हर मुसीबत में साथ दिया। चंद्रिका ने राजा की ओर देखा। उसने कहा कि बुद्धि और साहस किसी खजाने से नहीं खरीदे जा सकते। देवदत्त के पास वो सब कुछ है जो एक राजा में होना चाहिए। वो ईमानदार है, बहादुर है और प्रजा के दुख दर्द को समझता है। राजा को इस पर विचार करना चाहिए। रानी आगे आई। उन्होंने चंद्रिका का हाथ पकड़ा और कहा कि वो सही कह रही है। जो लोग दिल से प्रेम करते हैं उन्हें साथ होना चाहिए। रानी ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में निवेदन था। राजा समझ गए कि रानी क्या कह रही हैं। चंद्रिका की सांसें धीमी हो रही थीं। उसने आखिरी बार राजकुमारी को देखा। उसने कहा कि वो खुश रहे, वो अपना ख्याल रखे और हमेशा सच के साथ खड़ी रहे। राजकुमारी रोते हुए बोली कि वो वादा करती है। चंद्रिका ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर शांति थी, एक मुस्कान थी, जैसे उसे कोई तकलीफ नहीं थी। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गईं। चंद्रिका इस दुनिया से चली गई। राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। रानी भी रो रही थी। सब रो रहे थे। चंद्रिका का अंतिम संस्कार बड़ी शान से किया गया। राजा ने आदेश दिया कि चंद्रिका को राज परिवार की तरह अंतिम संस्कार दिया जाए। पूरा राज्य शोक में डूब गया। लोग चंद्रिका की बहादुरी और त्याग की कहानियां सुनाने लगे। कुछ दिन बीत गए। महल में उदासी छाई रही। राजकुमारी बहुत दुखी थी। वो अपने कक्ष में बैठी रोती रहती। देवदत्त भी परेशान था। वो राजकुमारी को इस हाल में देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो क्या करे? वो तो केवल एक गरीब युवक था। एक दिन राजा ने देवदत्त को बुलाया। देवदत्त घबराते हुए राजा के पास गया। राजा ने उसे बैठने को कहा। फिर राजा ने बहुत देर तक देवदत्त को देखा। उन्होंने देवदत्त से पूछा कि क्या वो राजकुमारी से प्रेम करता है। देवदत्त का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि सच बोलने में कोई शर्म नहीं। देवदत्त ने हिम्मत जुटाई और कहा कि हाँ, वो राजकुमारी से प्रेम करता है, लेकिन वो जानता है कि ये प्रेम कभी पूरा नहीं हो सकता। वो और राजकुमारी दो अलग दुनिया के लोग हैं। राजा ने कहा कि प्रेम कोई दीवार नहीं मानता। उन्होंने चंद्रिका की बात याद की। उन्होंने रानी से बात की थी और उन्होंने खुद भी बहुत सोचा था। देवदत्त ने साबित कर दिया है कि वो योग्य है। उसकी बुद्धि, साहस और ईमानदारी किसी भी राजकुमार से कम नहीं है। राजा ने कहा कि अगर राजकुमारी भी देवदत्त से प्रेम करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त है। देवदत्त को राज्य के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उसे प्रजा की सेवा करनी होगी। देवदत्त के आंसू निकल आए। उसने राजा के पैर छुए और कहा कि ये उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। राजा ने राजकुमारी को बुलाया।
जब राजकुमारी आई तो राजा ने उससे पूछा कि क्या वो देवदत्त से विवाह करना चाहती है। राजकुमारी का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से सिर हिला दिया, हाँ। राजा ने घोषणा कर दी कि कुछ महीनों बाद राजकुमारी और देवदत्त का विवाह होगा। पूरा महल खुशी से झूम उठा। रानी ने देवदत्त को गले लगाया, मदारी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। बंदर भी खुशी से उछल रहा था। राजकुमारी और देवदत्त ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन दोनों को चंद्रिका की याद आई। वो यहाँ होती तो कितनी खुश होती। राजकुमारी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन चंद्रिका को धन्यवाद दिया। मदारी ने बंदर को देखा। बंदर अजीब हरकत कर रहा था, जैसे वो कुछ कह रहा हो। मदारी समझ गया। बंदर कह रहा था कि उसका श्राप टूटने वाला है, न्याय हो गया है, एक बेकसूर को उसका हक मिल गया है, अब वो भी मुक्त हो सकता है। कुछ महीने बीत गए। महल में विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। पूरे राज्य में खुशी की लहर थी। प्रजा बहुत खुश थी कि उनकी राजकुमारी का विवाह होने वाला है, और वो भी ऐसे युवक से जो उनमें से ही एक था। देवदत्त गांव का लड़का था। ये बात हर किसी को गर्व से भर देती थी। राजकुमारी मृणालिनी की खुशी का कोई पार नहीं था। उसे अपनी माँ मिल गई थी, उसे अपना प्रेम मिल गया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी माँ का नाम साफ हो गया था। अब पूरा राज्य जानता था कि रानी बेकसूर थी। लोग रानी का बहुत सम्मान करते थे। रानी महल में वापस आ गई थी, लेकिन बीते हुए सालों का दर्द उनकी आंखों में अभी भी दिखता था। राजा विक्रमादित्य हर रोज रानी से माफी मांगते। वे अपनी गलती को कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन रानी में सब कुछ माफ कर दिया था। अब वे आगे देखना चाहती थीं। देवदत्त को महल में एक विशेष कक्ष दिया गया था। राजा ने उसे राज्य के कामकाज सिखाना शुरू कर दिया था। देवदत्त बहुत तेजी से सीख रहा था। वो प्रजा की समस्याओं को समझता था, वो न्याय करना जानता था। राजा को लग रहा था कि उन्होंने सही फैसला लिया है। विवाह का दिन आ गया। पूरा महल फूलों से सजाया गया था। रंग बिरंगे कपड़े लटकाए गए थे। हर तरफ दीपक जल रहे थे। गायक वादक अपने सुरों में जादू घोल रहे थे। महल में आई खुशी देखकर लग रहा था कि जैसे सालों बाद यहाँ रोशनी लौटी है। राजकुमारी को दुल्हन के रूप में सजाया गया। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसके गहने चमक रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चमक उसके चेहरे पर थी। प्रेम की चमक, खुशी की चमक। रानी ने अपनी बेटी को तैयार किया। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। देवदत्त को दूल्हे की तरह सजाया गया। उसने राजसी वस्त्र पहने थे, उसके माथे पर सेहरा था। वो बहुत सुंदर लग रहा था। गांव के सभी लोग विवाह में आए थे। वे अपने देवदत्त को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। मदारी भी वहां था। उसने अच्छे कपड़े पहने थे। बंदर भी साथ था। बंदर अजीब तरीके से खुश दिख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मदारी ने देवदत्त को आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि जीवन में प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। विवाह की रस्में शुरू हुई। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। राजकुमारी और देवदत्त अग्नि के चारों ओर फेरे ले रहे थे। हर फेरे के साथ वो एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। हर फेरे के साथ उनका प्रेम और गहरा हो रहा था। जब 7वां फेरा पूरा हुआ तो सबने तालियां बजाईं। राजकुमारी और देवदत्त अब पति पत्नी बन गए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में खुशी थी, उनके दिलों में संतोष था। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को गले लगाया। रानी ने आशीर्वाद दिया। सब बहुत खुश थे। विवाह के बाद भोज का आयोजन हुआ। पूरे राज्य की प्रजा को भोजन कराया गया। गरीबों को कपड़े बांटे गए, कैदियों को माफ कर दिया गया। ये एक ऐसा दिन था जो हमेशा याद रखा जाएगा। रात को जब सब अपने अपने कक्षों में चले गए तो राजकुमारी और देवदत्त अकेले थे। दोनों के बीच एक मीठी शर्म थी। राजकुमारी ने धीरे से कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच है। देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा कि ये सच है और ये सच हमेशा रहेगा। अगले दिन मदारी राजा से मिलने गया। उसने कहा कि उसका काम यहाँ पूरा हो गया है, अब उसे जाना चाहिए। राजा ने पूछा कि वो कहाँ जाएगा। मदारी ने कहा कि जहाँ नियति ले जाएगी, लेकिन जाने से पहले वो एक रहस्य बताना चाहता है। मदारी ने अपनी असली कहानी सुनाई। वो कोई साधारण मदारी नहीं था, वो एक पुराने राजवंश का अंतिम वंशज था। उसके पूर्वज इसी राज्य के राजा हुआ करते थे, लेकिन बरसों पहले एक बड़े युद्ध में उनका राज्य छिन गया। उसके परिवार को गुमनामी में जीना पड़ा। मदारी ने बताया कि उसका असली नाम राजवीर है। उसके पूर्वजों ने कसम खाई थी कि वे हमेशा इस राज्य की रक्षा करेंगे।
भले ही वे अब राजा नहीं हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए मदारी छुपकर राज्य की देखभाल करता रहा। राजा हैरान रह गए। उन्होंने मदारी का हाथ पकड़ा और कहा कि वो महल में रहे, वो राज्य के कामकाज में मदद करे। मदारी ने मुस्कुराकर कहा कि वो सोचेगा, लेकिन पहले एक और काम बाकी है, बंदर का श्राप तोड़ना है। मदारी ने बताया कि बंदर सदियों से श्रापित था। श्राप तोड़ने का एक ही तरीका था, किसी बेकसूर को न्याय दिलाना। अब रानी को न्याय मिल गया था, इसलिए श्राप टूटने लगा है। कुछ दिनों में बंदर फिर से इंसान बन जाएगा। सब ये सुनकर हैरान रह गए। क्या ये सच हो सकता है? मदारी ने कहा कि हाँ, ये सच है और जल्द ही सब देख लेंगे। राजा ने कहा कि अगर बंदर इंसान बन जाता है तो उसे भी महल में रहना होगा, उसे भी सम्मान का स्थान मिलेगा। कुछ दिन बीते और एक सुबह कुछ अजीब हुआ। बंदर अपनी जगह से गायब था। सब उसे ढूंढने लगे। फिर बाग में एक आदमी दिखा। वो बहुत बूढ़ा था। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। मदारी उस बूढ़े के पास गया। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। ये वही बंदर था। अब वो फिर से इंसान बन गया था। बूढ़ा आदमी बोल नहीं पा रहा था। सदियों से उसने बोला नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। कृतज्ञता, राहत, खुशी। राजा ने बूढ़े आदमी का स्वागत किया। उसे महल में जगह दी गई। धीरे धीरे बूढ़ा आदमी बोलना सीखने लगा। उसने अपनी कहानी सुनाई। वो राजवीर के ही कुल का एक पूर्वज था। उसे श्राप मिले सदियों हो गए थे, लेकिन अब वो मुक्त था। महल में खुशी का माहौल था। सबको लग रहा था कि अब कोई दुख नहीं रहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने शांति से बीत गए। देवदत्त राज्य के कामकाज में पूरी तरह से शामिल हो गए थे। वे गांवों में जाते, प्रजा की समस्याएं सुनते और उनका हल निकालते। लोग उनसे बहुत प्रेम करने लगे थे। राजकुमारी भी देवदत्त के साथ प्रजा के बीच जाती। वो औरतों से मिलती, उनके दुख सुख सुनती। राज्य में खुशहाली आने लगी थी। रानी ने महल में एक पाठशाला खोली। वहां गरीब बच्चे भी पढ़ सकते थे। ये एक नया कदम था। पहले केवल राज परिवार के बच्चे ही शिक्षा पाते थे, लेकिन अब हर बच्चे को मौका मिल रहा था। रानी खुद बच्चों को पढ़ाती, उन्हें अच्छे संस्कार सिखाती। मदारी यानी राजवीर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। वो महल में रहने लगा और राजा का मुख्य सलाहकार बन गया। वो बहुत बुद्धिमान था। उसकी सलाह हमेशा सही होती थी। बूढ़े राजकुमार को भी सम्मानित स्थान मिला। वो राज्य के इतिहास और परंपराओं का ज्ञाता था। लोग उससे बहुत कुछ सीखते। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। दूर के एक साम्राज्य से खबर आई, एक बहुत शक्तिशाली सम्राट ने आसपास के कई राज्यों को जीत लिया था। वो बहुत क्रूर था। जहां भी जाता वहां तबाही मचा देता। अब उसकी नजर इस राज्य पर थी। राजवीर ने राजा को चेतावनी दी कि खतरा बहुत बड़ा है। उस सम्राट की सेना बहुत विशाल है। उसके पास हजारों घुड़सवार हैं, हाथी हैं और हथियारों की कोई कमी नहीं है। राजा विक्रमादित्य परेशान हो गए। उनका राज्य छोटा था, सेना भी उतनी बड़ी नहीं थी। देवदत्त ने कहा कि युद्ध से पहले शांति का प्रयास करना चाहिए। शायद बातचीत से मामला सुलझ जाए। बेवजह खून खराबा क्यों हो? राजा ने देवदत्त की बात मानी। उन्होंने फैसला किया कि एक दूत भेजा जाए सम्राट के पास। लेकिन सवाल था कि दूत कौन जाए? वो काम बहुत खतरनाक था। सम्राट बहुत क्रूर था। कोई नहीं जानता कि वो दूत के साथ क्या करेगा। देवदत्त ने कहा कि वो खुद जाएगा। राजकुमारी घबरा गई। उसने मना किया, लेकिन देवदत्त ने कहा कि ये उसका कर्तव्य है। राज्य की रक्षा करना उसका काम है। राजा ने देवदत्त को समझाया कि ये बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन देवदत्त अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार राजा ने अनुमति दे दी। राजकुमारी बहुत रोई। उसने देवदत्त से वादा लिया कि वो जल्दी वापस आएगा। देवदत्त ने वादा किया। देवदत्त कुछ सैनिकों के साथ सम्राट के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, कई दिनों की यात्रा थी। जब वे सम्राट के राज्य की सीमा पर पहुंचे तो देवदत्त ने देखा कि वहां हर जगह सैनिक थे। बहुत सख्त पहरा था। उन्हें रोका गया और पूछताछ की गई। देवदत्त ने बताया कि वो राजा विक्रमादित्य का दूत है। वो सम्राट से मिलना चाहता है। सैनिकों ने उसे और उसके साथियों को बंदी बना लिया। उन्हें जंजीरों में बांधकर सम्राट के महल ले जाया गया। सम्राट का महल बहुत बड़ा था, लेकिन वहां कोई सुंदरता नहीं थी, केवल ताकत का प्रदर्शन था। हर जगह हथियार थे, सैनिक थे। जब देवदत्त को सम्राट के सामने लाया गया तो उसने देखा कि सम्राट एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में क्रूरता थी। देवदत्त ने सम्राट को प्रणाम किया और कहा कि वो शांति का संदेश लेकर आया है। राजा विक्रमादित्य मैत्री चाहते हैं। दोनों राज्य साथ मिलकर रह सकते हैं।
सम्राट हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसने कहा कि उसे मैत्री नहीं चाहिए, उसे तो केवल विजय चाहिए। सम्राट ने देवदत्त को कैद करने का आदेश दिया। उसने कहा कि वो देवदत्त को बंधक बना लेगा, फिर राजा विक्रमादित्य से कहेगा कि अगर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो देवदत्त को मार दिया जाएगा। देवदत्त को अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। जब राजकुमारी को ये खबर मिली तो वो बिल्कुल टूट गई। वो दिन रात रोती रहती। उसने अपने पिता से कहा कि देवदत्त को बचाना होगा। राजा भी बहुत परेशान थे, लेकिन क्या किया जाए? अगर वे सेना भेजे तो देवदत्त को मार दिया जाएगा। राजवीर ने कहा कि वो जानता है कि क्या करना है। उसने एक योजना बनाई। वो और बूढ़ा राजकुमार रात के अंधेरे में सम्राट के महल में घुसेंगे। वे चुपके से देवदत्त को मुक्त करा लेंगे। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। राजकुमारी ने कहा कि वो भी साथ जाएगी, लेकिन सबने मना कर दिया। ये बहुत जोखिम भरा काम था। राजकुमारी ने रोते हुए राजवीर से कहा कि वो देवदत्त को जरूर बचा लाए। राजवीर ने वादा किया। उस रात राजवीर और बूढ़ा राजकुमार चुपके से निकल पड़े। उनके साथ कुछ विश्वासपात्र सैनिक थे। वे सम्राट के राज्य की ओर चले। रास्ते में उन्होंने बहुत सावधानी बरती। किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे सम्राट के महल के पास पहुंचे। रात का समय था, अंधेरा गहरा था। राजवीर ने अपनी पुरानी विद्याओं का इस्तेमाल किया। वे दीवार फांदकर महल में घुस गए। बूढ़े राजकुमार के पास भी विशेष कौशल था। हालांकि वो बूढ़ा था, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। वे चुपके से कोठरी तक पहुंचे जहां देवदत्त को रखा गया था। पहरेदारों को बेहोश करके उन्होंने कोठरी खोली। देवदत्त को देखकर उन्हें राहत मिली। वो जीवित था, हालांकि कमजोर हो गया था, लेकिन ठीक था। वे तीनों वापस भागने लगे, लेकिन तभी किसी सैनिक ने उन्हें देख लिया। अलार्म बज गया। पूरा महल जाग गया। सैनिक हर तरफ से दौड़े आने लगे। राजवीर, बूढ़ा राजकुमार और देवदत्त तेजी से भागे, लेकिन रास्ता बंद हो गया। हर तरफ सैनिक थे। बूढ़े राजकुमार ने राजवीर और देवदत्त से कहा कि वे आगे भागे, वो सैनिकों को रोकेगा। राजवीर ने मना किया, लेकिन बूढ़े राजकुमार ने कहा कि उसका समय आ गया है। उसने सदियों तक जीवन देखा, अब वो एक अच्छे काम के लिए अपनी जान दे सकता है। बूढ़े राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और सैनिकों से भिड़ गया। वो बहुत बहादुरी से लड़ा। एक बूढ़ा आदमी और इतने सारे सैनिक, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। राजवीर और देवदत्त भागे। उनका दिल भारी था, लेकिन वे जानते थे कि बूढ़े राजकुमार का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। राजवीर और देवदत्त भागते रहे। पीछे से तलवारों की आवाज आ रही थी, चीखें सुनाई दे रही थी। बूढ़ा राजकुमार अकेला इतने सारे सैनिकों से लड़ रहा था। राजवीर का दिल रो रहा था, लेकिन पैर रुक नहीं सकते थे। उन्होंने महल की दीवार फांदी और बाहर निकल गए। वे घने जंगल में छुप गए। सुबह होने तक वे दूर निकल गए थे। जब वे रुके तो देवदत्त ने पूछा कि बूढ़े राजकुमार का क्या हुआ होगा। राजवीर ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि बूढ़ा राजकुमार जीवित नहीं बचा होगा, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। देवदत्त बच गया। महल में सम्राट को जब खबर मिली कि एक बूढ़े आदमी ने उसके इतने सैनिकों को रोक दिया, तो वो हैरान रह गया। उसने आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि वो बूढ़ा कौन था। जब सैनिकों ने जांच की तो पता चला कि वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। वो एक शापित राजकुमार था जो सदियों तक बंदर के रूप में रहा। सम्राट को ये कहानी बताई गई, कैसे राजकुमार को श्राप मिला था, कैसे वो सदियों तक पीड़ा सहता रहा और कैसे आखिरकार उसे मुक्ति मिली। लेकिन मुक्ति के बाद भी उसने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट के मन में कुछ हलचल हुई। सम्राट बहुत क्रूर था, लेकिन वीरता का सम्मान करता था। उसने सोचा कि जिस राज्य में ऐसे बलिदानी लोग हैं, वो राज्य कोई साधारण राज्य नहीं हो सकता। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वो राजा विक्रमादित्य के बारे में और जानना चाहता है। मंत्रियों ने बताया कि राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा हैं। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती है। उनके राज्य में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाता। हाल ही में उन्होंने अपनी रानी को न्याय दिलाया, जो बरसों से अन्याय झेल रही थी। सम्राट ने पूरी कहानी सुनी। सम्राट के मन में विचार आने लगे। उसने सोचा कि वो तो केवल राज्य जीतता है, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाता। जहां भी वो जाता है, वहां लोग उससे डरते हैं, कोई उससे प्रेम नहीं करता। लेकिन राजा विक्रमादित्य के पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है, प्रजा का प्रेम। सम्राट ने अपने पिता को याद किया। उसके पिता ने हमेशा उसे कमजोर कहा था। उसने हमेशा उसे नीचा दिखाया था। इसलिए सम्राट ने ताकत बटोरी।
वो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन इस रास्ते में वो इंसानियत खो बैठा। बूढ़े राजकुमार के बलिदान ने सम्राट के मन में कुछ बदल दिया। उसने सोचा कि अगर एक बूढ़ा आदमी अपनी जान दे सकता है दूसरों की खुशी के लिए, तो शायद असली ताकत बलिदान में है, क्रूरता में नहीं। सम्राट ने अपने मंत्रियों से कहा कि वो राजा विक्रमादित्य पर आक्रमण नहीं करेगा। मंत्री हैरान रह गए। सम्राट ने कहा कि वो राजा विक्रमादित्य को एक संदेश भेजेगा, मैत्री का संदेश। उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने बूढ़े राजकुमार के बलिदान की प्रशंसा की। उसने लिखा कि ऐसा साहस और त्याग उसने कभी नहीं देखा। उसने राजा से माफी मांगी कि उसने उनके दूत को बंदी बनाया। जब राजवीर और देवदत्त महल पहुंचे तो राजकुमारी दौड़कर देवदत्त से लिपट गई। वो बहुत रोई। उसे लगा था कि उसने देवदत्त को हमेशा के लिए खो दिया। देवदत्त ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अब सब ठीक है। राजा और रानी भी बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्हें बूढ़े राजकुमार के बलिदान के बारे में पता चला तो सबकी आंखें नम हो गईं। राजवीर ने बताया कि बूढ़े राजकुमार ने कैसे अपनी जान देकर उन्हें बचाया। वो सच्चा योद्धा था, वो सच्चा बलिदानी था। राजा ने आदेश दिया कि बूढ़े राजकुमार की याद में एक भव्य स्मारक बनाया जाए। चंद्रिका के लिए भी एक स्मारक बनाया गया। दोनों ने अपनी जान दी, लेकिन दूसरों के लिए। दोनों हमेशा याद रखे जाएंगे। प्रिय श्रोतागण, इस कथा का समापन यहीं होता है। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक समय पर पहुंचे। इस वीडियो को अपने मित्रों एवं परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में अवश्य लिखें कि अगली कथा किस प्रकार की होनी चाहिए। आपका प्रेम और सहयोग ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद। अगली कथा तक के लिए नमस्कार।